हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ सुनील कुमार और हम आज 8 मार्च की न्यूज़ कवर करेंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, कल हम वर्ल्ड कप जीत गए और सेकंड वर्ल्ड कप था, अच्छा लगा। देखो, रिमूवल ऑफ स्पीकर के बारे में थोड़ा जानेंगे, प्लस इंटरनेशनल वुमेंस डे था 8 मार्च को। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट इंडिया आई है एक, उसको थोड़ा समझेंगे। कोआलास के बारे में जानेंगे, प्लास्टिक का क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। थार्ड सिस्टम, इसकी एक जो रडार था उसको बॉम्ब कर दिया था। अर्थक्वेक की जो जोनिंग हुई थी दिसंबर में या नवंबर में आई थिंक, तो उसको कैंसिल कर दिया गया है। न्यू जोनेशन लेके आए थे हम लोग। फिर यूरेनियम डील हमने साइन किया किसके साथ में, कनाडा के साथ में। तो थोड़ा उसको समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। सॉरी, व्हाट इज दिस। ओके, देखो, ये मोशन लेके आए हैं लोकसभा के स्पीकर को रिमूव करने के लिए। और इसमें ये आरोप लगाया गया है कि मतलब ये पक्षपात तरीके से पार्टीशन होके काम करते हैं। और जो रूलिंग पार्टी होती है उसके नोटिस को तो पास कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं, और बाकी के लोग नहीं करते। थोड़ा पार्टीशनशिप का है, तो इसके अपोजिशन वाले इसको रिमूव करने के लिए लेके आए हैं। देखो, रिमूव करने के लिए जो मोशन लेके आना पड़ता है उसमें मिनिमम 50 लोगों को साइन करना चाहिए। इनको 118 लोगों ने, अपोजिशन वालों ने साइन करके दिया है, ठीक है। 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है और मेजोरिटी ऑफ द हाउस चाहिए होती है। मतलब अगर हाउस में 550 लोग हैं तो जाहिर सी बात है 550/2 + 1, इतने लोग इसको वो करके देंगे, मतलब वोट करके रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 94 एंड 96 इसको गवर्न करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, रिमूवल का दे रखा है उसमें। और चूंकि लोकसभा में ही होता है तो राज्यसभा में कोई प्रोसीडिंग्स है नहीं। क्लियर है इतना। और 118 दिन का ये हो गया। और हाँ, वोटिंग कैसे होती है इसमें, जो ये सिटिंग नहीं करता है उसमें, जब इसका रिमूवल चल रहा होगा तो कौन सी सिटिंग करेगा, डिप्टी स्पीकर सिटिंग करेगा। प्लस ये वोट कर सकता है, ठीक है। प्लस इसके पास कास्टिंग वोट नहीं होता है अपने रिमूवल के केस में। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स, ओके। ये दे रखा है। जीवी मावलंकर जो हमारे पहले स्पीकर थे उनको भी रिमूवल के लिए फेस करना पड़ा था, तो ये कोई नया प्रक्रिया नहीं है। जब से हमारी पहली लोकसभा बनी आज़ादी के बाद से, तब से ये प्रक्रिया चली आ रही है। 1954 में जो स्पीकर थे जीवी मावलंकर जी, उनको रिमूव करने के लिए जो डॉक्टर BN खेरे थे। अब इसमें देखो, इतनी खराब लैंग्वेज लिखी है कि बहुत ही हिंदूवादी थे और हिंदू महासभा की टिकट पे आए थे फलाना ढंग का, ऐसा करने के लिए, मतलब एक तरह से बुरा दिखाने के लिए कि ये डॉक्टर हैं, फिर भी इनको बुरा दिखाने के लिए ऐसा किया गया। जाने देते हैं इसको। तो इन्होंने मेंटल मर्डर करने के लिए बोला था डेमोक्रेसी का, क्योंकि ये उन्होंने फिर बताया भी था, देखो ये 2 डजन डेथ वारंट हैं इसके क्वेश्चंस के, तो ये क्वेश्चंस को अलाउ ही नहीं करते थे अपोजिशन वालों को। तो इस तरह के लिए इन्होंने बोला था कि ये आदमी स्पीकर बनने के लिए फिट नहीं है, ओके। और ऑफिस ऑफ स्पीकर बना कब था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के, है ना। तो उसके थ्रू ये स्पीकर का ऑफिस बना था। फिर हमने जो है मतलब कई सारे लोगों को अपॉइंट भी करवाया है, उसमें नहीं जाएंगे। द लॉ इलेक्टेड जो पहला था उसका नाम क्या था भाई, द लॉ प्रोवाइडेड द इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स कुड बी रिमूव्ड बाय, अच्छा ये तो ठीक है। 1925 में हमने विट्ठल भाई पटेल जी को वो किया था, ये थोड़ा याद रख लेना, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारे पहले थे। इसके बाद भी कई लोगों को वो किया जा चुका है, जैसे इब्राहिम रहीमतुल्ला, और ये कोई चेट्टी करके भी थे 1930-35 में भी। और फिर उसके बाद अब्दुल रहीम भी, मतलब आज़ादी से पहले भी इंडिया के कई रहे थे। जो पहला था आज़ादी से पहले वाला वो ये थे, विट्ठल भाई पटेल जी, इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। आज़ादी के बाद के कौन थे, जीवी मावलंकर जी, ओके। और ये PM नेहरू थे। जैसे मोदी ने इनको इंडोर्स किया है, वैसे ही नेहरू ने मावलंकर जी को इंडोर्स किया था, ठीक है कि नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मोदी ने इंडोर्स किया है बिरला जी को, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे था। इसकी थीम थी राइट्स, अधिकार चाहिए बोले, जस्टिस, न्याय, और कुछ काम भी कर लो, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, ठीक है कि नहीं। इसको मनाते क्यों हैं, जाहिर सी बात है वुमेन्स के सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए, है ना। इसको अर्ली 20वीं सेंचुरी से, मतलब ये मान लो कि 1900 से ही हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं इनिशियली। और लेकिन इसको UN ने रिकॉग्नाइज़ किया था कब, 1977 में। जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। नेक्स्ट, ये जो धागा देख रहे हो ये कलावा है, कलावा, ओके। कहाँ लिखा है, ये रहा। तो डायरेक्ट UPSC कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कलावा, व्हाट इज़ द टर्म कलावा मीन्स, तो आप बता सकते हैं किस तरह का होता है। आप लोग कहोगे ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट साउथ इंडिया के लोग भी हैं, ये ऑल इंडिया एग्जाम होता है, उन्हें नहीं पता कलावा क्या होता है, तो उसके लिए है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 130 माओइस्ट ने तेलंगाना में जाकर सरेंडर कर दिया है। मैं आपको बता दूँ, मार्च चल रहा है, 31 मार्च का जो है टाइमलाइन चली हुई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देखो ये है जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है इंडिया का, उसने स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट जारी की है। तो एक ये बर्ड्स आई व्यू देते हैं कि एनवायरनमेंट में चल क्या रहा है इंडिया में, नहीं समझे। तो 2025 में इन्होंने बताया है कि जो हाईएस्ट राइज इन बोथ फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर्स देखने को मिला है। हर साल ये तो ऐसा ही होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। 2026 में और ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हीट वेव्स हो गया, कोल्ड वेव्स हो गए, हैवी रेनफॉल हो गए, फ्लड्स हो गया, है ना। और ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, मतलब नंबर्स भी ज़्यादा होने लगे हैं, प्लस इनकी इंटेंसिटी भी बढ़ी है, मतलब खतरनाक होते जा रहे हैं हर साल। हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट हुआ था इन इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट से। 265 दिन तक ये चलते रहे हैं,
मतलब 365 में से 267 दिन तो यही चला है। उसके बाद केरला दूसरे नंबर पे था, फिर मध्य प्रदेश आया। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, ये जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहे हैं। क्या फ्लड्स बहुत ज़्यादा इंटेंस होती जा रही हैं? इसका जवाब है हाँ, होती जा रही है। कहानी नहीं समझेंगे। क्या फ्लड और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है? फ्रीक्वेंसी वाला पहला था, इंटेंस था, बोले हाँ होती जा रही है। ठीक है। टाइगर्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है, टाइगर्स का बिहेवियर डेफिनेटली चेंज हो रहा है। इंक्रीज देखने को मिला है कि टाइगर बहुत ज़्यादा इंसानों को मारते जा रहे हैं। जनवरी से जून 2025 तक ही 43 लोगों को मार दिया टाइगरों ने। पहले ऐसा ये लोग करते नहीं थे। मतलब ये लिखा हुआ, टाइगर्स रेयरली टर्न इनटू कंपल्सिव ह्यूमन ईटर। बहुत कम ही होता है कि ह्यूमंस को मार के खाने लगे, है ना। लेकिन हाँ, टाइगर अटैक करते हैं ह्यूमंस को, अब करने लगे हैं। वो उसके कई सारे रीजन्स इन्होंने बताए हैं। एक तो ये है कि या तो बूढ़े हो जाते हैं तब करने लगते हैं, या फिर इनके कुछ इंजरीज हो तब करने लगते हैं, है ना, जब वो खाना वाना हंट नहीं कर पा रहे हों। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे मतलब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, और इसमें दे नहीं रखा है प्रे बेस्ड डिसअपियरेंस, मतलब जो इंसानी जानवरों को मार मार के खाए जा रहे हैं बेचारे, टाइगर के लिए कुछ नहीं बच रहा है, तो क्या करेंगे ऐसा करके। ठीक है। और 20 स्टेट में है जहाँ पे हमारे यहाँ टाइगर पॉपुलेशंस हैं, और 40% जो टाइगर की जो टेरिटरी है वो ह्यूमन की टेरिटरी से ओवरलैप करती है। मान लो ये अगर टाइगर रहते हैं और यहाँ पे अगर ह्यूमन रहते हैं, तो ये टेरिटरी ओवरलैप कर रही है 40%, नहीं समझे। और यही ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का जोन होता है। ठीक है। और अपन लोग भी ह्यूमंस ना इंक्रोच करते जा रहे हैं, बोले यहाँ घर बनाते जा रहे हैं, इंक्रोच करते ही जा रहे हैं इनकी टेरिटरीज पे। तो यही है, देखो बिहेवियरल चेंज किसकी वजह से बता रहे हैं लोग, ओवर क्राउडिंग होती जा रही है इनके हैबिटेट की, प्लस हैबिटेट लॉस होता जा रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कलेक्टिव एक्शन इज नीडेड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। मैंने आपको बताया था, देखो फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर स्टब्स, ये इंडिया में आए हुए हैं, ये मुंबई में है अंबानी जी के साथ में। ओके, तो जाहिर सी बात है क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे ये लोग, उसको जाने देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान देते। देखो पिछले अगर देखा जाए 1990s में अगर देखें तो ब्रेस्ट कैंसर के केस 13 होते थे 1 लाख वुमेन में से। अब देखो 2023 आगे लगभग 33 साल हो गए, अब यही केस बढ़ के डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं, नहीं समझे। नंबर ऑफ केसेस हैज़ बीन मोर देन डबल्ड इन लास्ट 3 डेकेड्स। ये ब्रेस्ट कैंसर के केसेस की बात कर रहे हैं, तो इनकी किस वजह से ये हो पा रहा है? देखो लाइफस्टाइल चेंजेस तो हो रहे हैं, लड़कियां जो है बच्चों को जन्म नहीं दे रही हैं, उसकी वजह से। मतलब जो ब्रेस्ट है उसका फंक्शन क्या होता है, ये मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, दूध बनाने का इनका मेन फंक्शन होता है बेसिकली। तो जब दूध ही नहीं बन रहा है तो उसमें बहुत सारे हो सकता है हार्मोन्स, और उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर्स डेवलप होते जा रहे हैं, है ना। लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अगर बच्चे पैदा भी कर रही हैं तो पाउडर्ड मिल्क जो फार्मूला है उसको पिला रही हैं। अल्कोहल, दारू बहुत पीने लगी हैं, टोबैको तंबाकू खाना है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, तो इन सब की वजह से ये सब चीज़ बढ़ती जा रही है, तो ये याद रखना, है ना। तो इसमें ये बताया कि मल्टी डिसिप्लिनरी केयर की बहुत ज़रूरत होती है। देखो मैंने ये बताया फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर सब पहले नंबर पर, दूसरा है आपका HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, मतलब वो हो गया एक तरह से सर्विकल कैंसर। ठीक है, सर्विकल कैंसर, जिसकी अभी वैक्सीन के बारे में मैंने बताया था ना, HPV वैक्सीन अपन लोग लगा रहे हैं 14 साल की लड़कियों में और उससे बड़ी लड़कियों में। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। GS2 हेल्थ में और वुमेन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आ जाती है तो उसमें आप ये सब चीज़ें कोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देखो जो सुपर टफ बग्स की बात करें तो ये बैक्टीरिया है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, UPSC क्वेश्चन पूछता रहता है कि क्या अगर दो दुनिया कोलाइड कर रही हो तो क्या बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है क्या? बोले यस कर सकता है ना। तो एक्सट्रीम रेडिएशंस को सर्वाइव कर सकते हैं ये लोग, है ना। देखो 14,000 से 24,000 अर्थ एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा हो इनके ऊपर, तब भी ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं। इट्स ह्यूज। तो पिछले साल आई थिंक UPSC ने सवाल पूछा था, देयर आर सम बैक्टीरियाज विच कैन सर्वाइव ऑन मून, विच कैन सर्वाइव थाउजेंड्स ऑफ डिग्री टेम्परेचर्स। बोले हाँ बैक्टीरिया है भाई, कर सकते हैं, यू डोंट रियली नो, है ना। तो बस ये याद रखना। सुपर इसका नाम है ये डीनोकोकस रेडियो ड्यूरेंस, ये भी पूछ सकते हैं रेडियो ड्यूरेंस, मतलब आप पूछेंगे ये है क्या, तो आपको लगेगा कि या तो रेडियो वेव्स होंगी या एक्स्ट्रा टेरिटरियल लाइफ होगी, समथिंग लाइक दैट, बट इट इज़ बैक्टीरिया। ओके, कोआलास की बात कर लेते हैं। देखो अभी 2022 में क्या 23 में उसमें आग लगी थी ऑस्ट्रेलिया में, तब बहुत सारे लोग मर गए थे, करोड़ों कोआलास मरे थे। तो वैसे तो एंटायर वर्ल्ड में देखें तो IUCN में जो वल्नरेबल हैं, लेकिन उसमें इंडेंजर्ड हो गए थे बेचारे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये है कि मतलब इनका जो इधर उधर फैलने की ताकत है ना, उसकी वजह से इसमें म्यूटेशंस होते हैं। जैसे क्वींसलैंड में अलग म्यूटेशन से बन जाएंगे ये लोग, साउथ वेल्स में बेसिकली अलग तरीके से म्यूटेशन हो जाएगा। तो मुद्दा ये बता रहे हैं कि जगह जगह पे ये लोग अलग अलग हैबिटेट में जाते हैं तो अलग तरीके के म्यूटेशन इसमें हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा है नहीं कुछ इसमें। ठीक है, प्लास्टिक की बात कर लेते हैं। देखो अपन लोग एंथ्रोपोसीन में जो ह्यूमंस का चल रहा है, बेसिकली इसको भी डेजिग्नेट नहीं किया, ध्यान रखना। इस पर क्या हो रहा था कि मीटिंग हुई थी कि क्या ये जो सीन चल रहा है इसको अपन लोग एंथ्रोपोसीन ह्यूमंस का एरा डिक्लेयर कर दें कि नहीं, तो इस पर मना कर दिया गया था। ओके, तो ये बता रहे हैं कि इसमें प्लास्टिक का बहुत बड़ा इशू होता जा रहा है ना। तो प्रोडक्शन जिस हिसाब से चलता जा रहा है तो हम लोग मतलब जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है ना, उससे भी ज़्यादा का 2000 गुना ज़्यादा अपन लोग 2050 तक प्लास्टिक बनाने लगेंगे।
है ना। तो बहुत दिक्कत है प्लास्टिक की। अगर देखें तो 6300 मिलियन टन अभी हम लोग वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। लगभग 9% रिसाइकिल किया जा चुका है इसका, और 12% को जला के राख कर चुके हैं, और 70% कहाँ पहुँच जाता है, लैंडफिल्स में। ये भी सैचुरेट हो जाएंगे आगे आने वाले समय में, नहीं समझे। तो बोले करेंगे क्या इसका, तो क्या कर सकते हैं। ओनली वे क्या है प्लास्टिक को परमानेंटली एलिमिनेट करने का है कि इसको डिस्ट्रक्टिव कर दें, थर्मल ट्रीटमेंट कर दें, मतलब जला के राख कर दें इसको, ठीक है कि नहीं। जो हाईएस्ट रिसाइकलिंग कंट्रीज कौन कौन सी, भाई यूरोप, चाइना हो गया, यही हाईएस्ट रिसाइकिल करती हैं प्लास्टिक को। यूएसए तो बहुत कम करता है, 9%। इससे ज़्यादा तो अपन लोग ही कर लेते हैं, नहीं समझे। तो ये है इसका, ये है कि देखो अगर वैसे देखा जाए तो प्लास्टिक का क्या है, अल्टरनेटिव ढूंढना ही इसका मेन सॉल्यूशन हो सकता है। और लैंड फिल्स भी करनी है, देन यू हैव टू गो इन डेप्थ्स। जितना हम, जैसे क्रूड ऑयल है तो कहो 50 मीटर 100 मीटर गड्ढा खोद के ना पाइप्स के थ्रू ड्रिल करके निकालते हैं, तो उतनी ही डेप्थ पे जाके इसको हमको स्टोर भी करना पड़ेगा। दूसरा, प्लास्टिक्स का हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं, रोड हो गया, वो सारी चीज़ें हो गई। ये अल्टरनेट्स हमको फाइंड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, ये एक आर्टिकल आया है कि हीट की वजह से ना प्रेगनेंसी में जो मेल फीटस होता है उसकी डेथ होती जा रही है। तो हीट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिजल्ट्स इन फ्यूअर मेल बेबीज़। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, ये बोलते हैं फ्रेल मेल हाइपोथेसिस है कि जब हीट बढ़ती है ना, तो फीमेल्स में जैसे हीट स्ट्रेस बढ़ रहा है, हीट स्ट्रेस, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो मेल फीटस होगा अगर पेट के अंदर, वूम के अंदर, तो उसकी डेथ हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मेल फीटस आर मोर वल्नरेबल टू मेंटल मेटरनल हीट स्ट्रेस, ठीक है कि नहीं। तो 50 लाख से ज़्यादा बर्थ को एनालाइज किया गया था, तो जैसे इंडिया हो गया, सब सारा अफ्रीका में हो गया, तब ये न्यूज़ आई है सामने, ठीक है। इसको याद रखना। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखो इस तरह से स्टेटमेंट आ जाएगा कि हीट की वजह से मेल फीटस की सर्वाइबिलिटी कम हो जाती है। तो लगेगा यार हीट की वजह से तो फीमेल की भी बराबर होनी चाहिए, है ना, अकेले मेल की थोड़ी ना होगी। तो वैसे तो दोनों की हो जाती है, बट यस ओनली शब्द आए तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसे कि मेल की सर्वाइबिलिटी ज़्यादा कम होती है तो वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसी तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं यूपीएससी में। नेक्स्ट देखो, अर्थक्वेक जोनिंग इस तरह की हुआ करती थी। जोन 1 तो था ही नहीं हमारे यहाँ पहले से भी, ठीक है। तो जोन 2, 3, 4, 5, जिसमें 5 सबसे खतरनाक हुआ करता था। ये हो गया, है ना, रेड रेड दिख रहा है। फिर ये रेड वाले 5 के हैं, ये 4 के हैं, फिर ये 3 है, फिर ये 2 है। 1 तो था ही नहीं। इसको चेंज करके हमने जोनेशन 6 तक पहुँच गए थे। सेकंड वाला तो अब भी नहीं है, जोन 1 वाला तो अब भी नहीं है, इसमें 2 से लेकर 6 तक पहुंच गए थे। तो ये जो रीजन है हिमालयाज़ का और कक्ष के रीजन का, इसको जोन 6 में रखा। फिर ट्रांस हिमालय का कुछ रीजन और इस रीजन को 5 में रखा। फिर वही 3, 2, सॉरी 4, ये है 4, 4, 3, 2, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने जोनिंग की थी। तो इससे इम्पैक्ट ये आया कि देखो अब इन रीजन्स को इनकी मतलब डिजास्टर प्रोननेस अर्थक्वेक के थ्रू बढ़ा दी थी। अब इससे क्या होगा कि जो भी बिल्डिंग्स बनेंगी वो डिजास्टर रेजिलियंट बननी चाहिए। अब डिजास्टर रेजिलियंट बनेंगी तो जाहिर सी बात है उसमें मटेरियल अच्छा लगेगा, तो उससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी, है ना। तो 4 महीने बाद ही अर्थक्वेक जोनेशन को वापस ले लिया गया है। 6 नवंबर को 2025 को ये लेके आए थे, और इसकी वजह से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ रहे थे, और इसको विड्रॉ कर लिया गया, ठीक है कि नहीं। ये नोटेबल चेंजेस है, मैंने आपको बता दिया कि जोन 6 आ गया था नया। तो कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट रीजन, कच्छ रीजन को रखा गया था उसमें, है ना। प्लस ये देखो, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन हैं, है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटीज़ ने बोला था कि भाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है नेशन वाइड, इन न्यू नॉर्म्स को वापस लो वरना अपन लोग बर्बाद हो जाएंगे। समझे भाई, जैसे कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कहीं भूकंप नहीं आता है तो हम लाइट मटेरियल यूज़ करके बना सकते हैं, बट अगर भूकंप आ रहा है तो हमको थोड़ा तगड़ा बनाना पड़ेगा ना यार उसको, प्रोननेस को बनाने के लिए। तो ये थर्ड है, इसकी रडार को मार कराया ईरान ने। S-400 जैसा ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह आती हैं ना, उनको मार गिराने के लिए है ये थर्ड। ये यूएसए का है, इसी के जैसा अपन लोगों का ये रशिया का है, ठीक है कि नहीं। तो जब हम S-400 खरीद रहे थे तो यूएसए वाले बोले हमसे थर्ड ले लो, ऐसे ऐसी होगी। इसकी फुल फॉर्म है द थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ओके। और ये कहाँ कहाँ पे डिप्लॉयड है, एक तो यूएसए में तो है ही है, गुआम वगैरह में, बट यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इनमें भी ये डिप्लॉयड है। तो इन्हीं रीजन्स में इसकी रडार को गिराया है मार के, है ना। तो डेवलप्ड बाई यूएसए, जाहिर सी बात है यूएसए ने इसको डेवलप किया था, और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उन सबको काउंटर कर सकता है। याद रखना इसको, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मतलब 500 से 200 किलोमीटर की दूरी पे मार सकता है। जैसे यहाँ पर अगर ये रडार है, मिसाइल आ रही है यहाँ से, और जैसे ये मान लो 200 किलोमीटर के बीच में आएगी तो यहाँ जोड़ के जाएगा और यहाँ पर जाके मार गिरा सकता है, इट्स लाइक दैट, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। अब कनाडा का यूरेनियम डील इंडिया को किस तरह से हेल्प कर सकता है, ओके। तो हमारे पास कितना स्टॉक है, हम क्या कर रहे हैं इसको थोड़ा जान लेते हैं। देखो हम लोगों ने $2.6 बिलियन की हमने डील साइन कर ली है कनाडा के साथ, ठीक है। कनाडा की कंपनी है कैमियो, इसके साथ डील साइन की है। ये वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनीज में आता है जो यूरेनियम प्रोड्यूस करती हैं, है ना। तो अपन लोगों को ये 10,000 टन 10,000 टन यूरेनियम भेजेंगे, कब तक,
2027 से लेकर 2035 तक, ठीक है। ये तो डील है। उसके बाद हमारे पास स्टॉक्स क्या हैं, अगर हम देखें तो इंडिया में 4.2 से 4.3 लाख टन के और अवेलेबल हैं। ओके, ये कहाँ कहाँ पे हैं, मेजर माइंस कौन कौन सी, जादूगुड़ा है, जादूगुड़ा माइंस है, तुरामदी है ना, ये झारखंड में हो गई। फिर ये है तुम्मालापल्ले, आंध्र प्रदेश में हो गई। तो झारखंड एंड आंध्र प्रदेश, यहाँ पर इसके ओट्स अवेलेबल हैं। और कहें कि राजस्थान में भी है तो राजस्थान में भी है। देखो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, तो हम नकार नहीं सकते उसको, है ना। अब ये जो 4.5 लाख टन का ओर है, इसमें से हम निकाल कितना सकते हैं, इतना निकाल सकते हैं, 76,000 से 92,000 टन तक। बाकी का अपन लोगों को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, है ना। और ये देखो जो कंसनट्रेशन है, अगर बात करें इस ओर में, यूरेनियम का कंसनट्रेशन बहुत कम है, 0.02 से 0.45% तक कंसनट्रेशन है। भाई ये कम है तो जाहिर सी बात है इंडिया को जो हाई कंसनट्रेशन वाले जैसे कनाडा है उसमें 10 से 100 टाइम्स रिचर है इंडिया से। मतलब ये मान लो कि 2% से 4.5% या 45% तक रिचर है, एकदम 100 टाइम्स रिचर। तो जाहिर सी बात है कि ये अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे तो हम लोगों को यहाँ से लेना पड़ेगा। और हम लोगों ने और एग्रीमेंट्स किस किस के साथ कर रखे हैं ये बताना चाहते हैं। हमने कजाकिस्तान के साथ किया हुआ है, रशिया के साथ किया हुआ है ना, उज्बेकिस्तान के साथ किया हुआ है। ओके, और हम लोग रिजर्व भी बनाना चाहते हैं, जैसे हमारे पास पेट्रोलियम के रिजर्व है ना, वैसे हम यूरेनियम के रिजर्व भी बनाना चाहते हैं अपने यहाँ, कि स्टॉक करके रखें। ठीक है, कब तक का, कि हमारे 5 साल की यूरेनियम की सप्लाई पूरी होती रहे। अगर सप्लाई चेन शॉक आता है तो जैसे कहीं लड़ाई हो जाए या कोई कंट्री देना बंद कर दे, युद्ध हो जाए, तो इतना यूरेनियम हमारे पास होना चाहिए कि हम 5 साल तक अपना काम चला सकें। तो 2010 में भी कनाडा के साथ हमने एग्रीमेंट किया था, इंडिया कनाडा सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट, NCA, 2010 में साइन किया था। तो इससे क्लीन वेवर मिल गया था। 2008 में जो हमने सिविल न्यूक्लियर डील साइन की थी USA के साथ, जो 123 न्यूक्लियर एग्रीमेंट था, तो उसके थ्रू कई सारी कंट्रियों ने वेवर दिया था, तो वैसे ही ये कनाडा ने भी हमको दे दिया था, है कि नहीं। तो इसमें जैसे कजाकिस्तान से हम लेते हैं तो हमको उनको कुछ बताना नहीं पड़ता अपने हम लोग थर्मल पावर प्लांट्स हो, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, उन सब के बारे में। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको इस एग्रीमेंट के तहत हमको इनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि हम इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे। तो ये एक तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया है कि बोले यार अगर हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं सामान तुमसे और उसका हमें तुम्हें बताना पड़े तो थू है हमारे ऊपर कि हम कहाँ यूज़ करेंगे। तो एक तरह से यही बोल रहे हैं कि हमारी इंडिया की सोवर्निटी के थोड़ा अगेंस्ट जाता है ये एग्रीमेंट, है ना। देखो भाई कनाडा वाले हैं, जब हमने न्यूक्लियर वो किया था टेस्ट तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज इन लोगों ने हमसे किया था। तो इनके अप्रीहेंशंस हैं कि हम लोग गलत तरीके से तो यूज़ नहीं करेंगे। तो उसके लिए ये पूछते हैं कि हमसे यूरेनियम लोगे तो हम बता दें भैया कहाँ कहाँ यूज़ करोगे। प्लस इंडिया कहाँ कहाँ यूज़ करता है, हमारे पास देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, 9.9 गीगावाट लगभग हम बिजली बनाते हैं इससे। 3% है इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो यूरेनियम से बनती है। हमारा टारगेट हमने 100 गीगावाट का रखा है 2047 तक का, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस देखो एक तो हो गया न्यूक्लियर पावर, प्लस रिसर्च में हम लेते हैं तो रिसर्च रिएक्टर्स हैं, जैसे ध्रुव है ट्रॉम्बे में, ये याद रखना इसको, ध्रुव पूछ लेंगे ध्रुव क्या है ट्रॉम्बे में, तो रिसर्च में हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं, है ना। प्लस मेडिकल लाइन में हम इसका यूज़ करते हैं, आइसोटोप्स हैं ये कैंसर वगैरह को इन सबको ट्रीट करने में आ जाता है। नेक्स्ट हम कहाँ यूज़ कर लेते हैं इसको, न्यूक्लियर वॉरहेड्स में हम लोग यूज़ कर लेते हैं, है ना। सबमराइंस वगैरह हो गई, इन सब में यूज़ कर लेते हैं। तो कई सारे हैं, हमने देखो 20,000 करोड़ रुपये रखे थे इस बजट में, 20,000 करोड़ 100 गीगावाट बाई 2047, जस्ट रिमेंबर दीज फैक्ट्स। प्लस हमारा जो 3 स्टेज प्रोग्राम है वो कहाँ तक पहुँच गया है। तो देखो 3 स्टेज ऐसा होता है, ये तो पहला स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। इसमें क्या होगा, ये कोर हो गई तो इसमें अपन लोग फिसाइल मटेरियल रख देंगे, ठीक है कि नहीं। यूरेनियम मतलब प्लूटोनियम रख दिया हमने इसमें, और इसके जो बाकी का ये बर्तन सा बना होगा इसमें अपन लोग यूरेनियम रख देंगे। ये फिसाइल नहीं होगा, ये कैसा होगा, फर्टाइल मटेरियल होगा। ओके, ये फिसाइल है इसके अंदर। तो जब इसमें आग लगेगी तो बाहर वाले जो फर्टाइल मटेरियल इसमें रिएक्शंस ऐसी हो जाएंगी कि ये फर्टाइल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिसाइल में। फिर इसको अपन लोग किस में यूज़ कर लेंगे, स्टेज 2 में यूज़ कर लेंगे। सेम यहाँ पे अपन लोग करते हैं। स्टेज 3 में हम थोरियम को रख देते हैं, थोरियम से फिर यूरेनियम बन जाता है, उसको फिर हम स्टेज 1 में यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस यही बता रहे थे। देखो स्टेज 1 में जो नेचुरल यूरेनियम 235 है, इससे अपन लोग बिजली बनाते हैं, और प्लूटोनियम इतना बाई प्रोडक्ट में निकल जाता है, ठीक है। सेकंड 2 में इसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं। तो ये जो प्लूटोनियम बना है इसको अपन लोग इसमें फ्यूल यूज़ कर लेंगे और इसके साथ मिक्स कर देंगे यूरेनियम 238। ये यूरेनियम 238 फिर बदल जाता है किसमें, इसमें यूरेनियम 233 में। इस तरह की साइकिल चलती रहती है, बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोग कहाँ डेवलप कर रहे हैं, कलपक्कम में, ठीक है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये, वर्ल्ड में इंडिया का ही है पहला, जहाँ पर हम 3 स्टेजों पर काम कर रहे हैं। बाकी की जगह पर 3 स्टेजों में नहीं हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से क्या नुकसान हो जाएगा। देखो 20% तेल और गैस की सप्लाई यहीं से होती है और इंडिया का 40% आता है, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। प्लस और भी चोक पॉइंट्स हैं कई सारे, पनामा कैनाल हो गई, है ना। प्लस ये है स्ट्रेट ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, जिब्राल्टार,
ठीक है, ये भी तो एक चोक पॉइंट है भाई। ये मोरक्को है, मोरक्को बंद कर देगा तो कहाँ से यूरोप वाले यहाँ से ट्रेड कर पाएंगे। प्लस मैंने सुएज कैनाल है, बाबल मंडेब है यहाँ पर, ठीक है, रेड सी के इधर, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसको चोक कर रहे हैं इस समय ये। ठीक है, ये टर्किश स्ट्रेट है ना। और डार्डेनल्स आई थिंक नाम है इसका। ठीक है, ये डेनिस स्टेज है, प्लस ये है मलक्का। ये हमारे लिए ज़रूरी है। ओके, ज़रूरी तो सारी हमारे लिए हैं, ये भी ज़रूरी है, हॉर्मुज भी और ये बाबल मंडेब भी। ओके, क्योंकि ये इंडियन ओशियन में है एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। तो यही कहानी इसमें दे रखी है। जाहिर सी बात है बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भाई, और तेल की दामें बढ़ेंगे तो अलग और चीज़ों के भी दाम बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। ईरान ने बोला है कि हम अपने नेबर्स को नहीं मारेंगे, और इतना बोलने के 2 घंटे बाद इन्होंने अपने नेबर्स को मारना शुरू कर दिया। थैंक यू। ये पीडीएफ मैं यहाँ भेज दूंगा न्यूज़ टू नोट्स टेलीग्राम चैनल पे, आप सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल यूट्यूब का। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।